जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग मैपिंग देखेंगे विद MCQ, ह्यूमन ज्योग्राफी, माइनिंग, मिनरल, सब कुछ। तो ये इसका नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम लोग अपने ज्योग्राफी के 300 प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है ताकि आपका ज्योग्राफी का सेगमेंट अच्छा हो जाए। तो सबसे अच्छा प्रश्न, मतलब सबसे पहला प्रश्न 276 कह रहा है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान भोपाल, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। इंग्लिश में देखें तो सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ और सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। कौन सा इसमें गलत है? तो इसमें देखिए पहला जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में ना होके ये धनबाद में है। ये कहाँ है? धनबाद में है। और कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, धनबाद झारखंड में। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला देखते हैं 277 नंबर सवाल देख लेते हैं। 277 क्या कह रहे हैं? विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश कौन सा है? विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ऑफ पल्सेस? तीनों चीज़ें, प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और इम्पोर्टर भी है। चीन, अमेरिका, भारत या ब्राज़ील? कौन सा सही होना चाहिए? तो देखिए हम भारत वाले जो हैं सबसे ज़्यादा दाल प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही खा लेते हैं और फिर इंपोर्ट भी करते हैं। मतलब इतना खाते हैं कि इंपोर्ट भी करना पड़ जाता है ना। इसीलिए इंडिया में दाल ऑलमोस्ट डेली ही खाई जाती है ना। मैं तो दाल, मतलब मेरा क्या, अगर खाना हो तो मुझे डेली एक दाल चाहिए, चाहे कोई भी हो, है ना। तो दाल अच्छा सोर्स भी है प्रोटीन का, क्योंकि और तो यार वेजिटेरियन में क्या ही है ना। तो दाल ही एक ऑप्शन है। जूट के संदर्भ में गलत कथन चुनना है। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जूट। बहुत अच्छा सवाल है जूट से रिलेटेड। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। मानसून के मौसम के दौरान गर्म और उच्च आर्द्र जलवायु जूट उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। जूट को उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी और भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और जूट MSP व्यवस्था में शामिल है। ठीक है, कौन सा गलत है? वार्म एंड हाई ह्यूमिड क्लाइमेट ड्यूरिंग मानसून सीजन इज नॉट सुइटेबल फॉर जूट प्रोडक्शन। जूट रिक्वायर अलूवियल सॉइल एंड हैवी रेनफॉल प्रोडक्शन। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड और जूट इज इंक्लूडेड इन MSP डिजाइन। कौन सा गलत है? तो पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि जूट की खेती के लिए हमें क्या चाहिए? वार्म और हाई ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए मानसून सीजन में। ठीक है, क्योंकि अच्छी खासी बारिश की ज़रूरत होती है, हैवी रेनफॉल चाहिए होता है ना। इसलिए वेस्ट बंगाल वगैरह में जूट की खेती अच्छी होती थी। अंग्रेज सबसे ज़्यादा वहीं से ही जूट को देखो ले जाते थे, प्रोड्यूस करते थे, अपने मतलब फिनिश्ड गुड्स बनाते थे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जूट के लिए कैसी क्लाइमेट चाहिए? वार्म और हाई ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। किस राज्य में कोल बेड मीथेन के उच्चतम संसाधन है? माफ़ कीजिएगा। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट रिसोर्सेज ऑफ कोल बेड मीथेन? उड़ीसा, गुजरात, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो देखिए कोल बेड मीथेन, पहली चीज़ होता क्या है? कोल बेड मीथेन होता है जहाँ कोल के डिपॉजिट्स होते हैं ना, वहाँ से हमें जो नेचुरल गैस मिलती है, नेचुरल गैस प्राप्त होती है कोल डिपॉजिट के पास से, उसको बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा ये मिलती है झारखंड में। कहाँ पे मिलती है? झारखंड में मिलती है सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे ये मिलती है राजस्थान में, तीसरे पे गुजरात, फिर उड़ीसा। ठीक है, कोल बेड मीथेन रिजर्व की बात करें अगर तो। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई तीसरी सबसे अधिक है। विच स्टेट वॉज थर्ड हाईएस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया? महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी या कर्नाटका? दोस्तों भारत में किस राज्य में है सबसे तीसरी सबसे अधिक? तो इसको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा आपको। देखिए क्योंकि प्रेजेंट टाइम में तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नंबर 2 पे आप देखोगे तो राजस्थान दूसरे नंबर पे आ गया है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे आ गया है। ठीक है, तो टॉप 3 जो है, मतलब 4 भी अगर मैं कह दूँ तो यूपी है, राजस्थान दूसरे पे है सबसे ज़्यादा बड़ा रोड नेटवर्क के मामले में, फिर महाराष्ट्र आता है
फिर आपका गुजरात आ जाता है, ठीक है। तो ये 4 आपको याद रखने होंगे, ठीक है। चलिए, इवेंट होराइजन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इवेंट होराइजन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सौर चमक, ब्लैक होल, टेलीस्कोप या नन ऑफ दी अबव, ठीक है। सोलर ग्लेयर्स या ब्लैक होल, टेलीस्कोप। अब ये देखिए इवेंट होराइजन क्या होता है, ये देखिए आपको दिख रहा है इवेंट होराइजन। ये होता है, ये जो ब्लैक होल है इसकी जो ये लेयर होती है, इसमें क्योंकि ब्लैक होल में कुछ भी जाता है वो स्केप नहीं कर पाता, बाहर नहीं आ पाता, स्केप वेलोसिटी नहीं मिल पाती है उसको, है ना। तो कुछ भी इसमें फॉल करता है वो नहीं आ पाता, तो इसकी जो लेयर होती है इवेंट होराइजन उसको बोला जाता है, ठीक है। जो बाउंड्री होती है ब्लैक होल की, और बाकी फोटोन जो इसकी बार बार लाइट होती है, सिंगुलैरिटी ये जो अंदर का पार्ट है, ठीक है। यानी ये किससे संबंधित है? ब्लैक होल से। अगला कह रहा है ओशियानिया महाद्वीप को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इनटू हाउ मेनी पार्ट इज द कॉन्टिनेंट ऑफ ओशियानिया डिवाइड? 4, 5, 6 या 7? चलिए मैप देख लेते हैं। अब दोस्तों ये है पूरा ओशियानिया अपना, ठीक है। अब इसमें ओशियानिया में आता है पॉलिनेशिया, ठीक है, मलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपको ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं, जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं ना, ये मैं एक अलग से वीडियो इस पर बनाऊंगा सारे इन पे आइलैंड, क्योंकि यहाँ के आइलैंड ज़रूर पूछे जाते हैं। अब जैसे पपुआ न्यू गिनिया पूछ लेगा किसका पार्ट है, तो मेलेनेशिया का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे सवाल ये पूछता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये अपना एक में आ गए, तो इन चारों से मिलकर बनता है ओशियानिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसमें कितने कॉन्टिनेंट आ गए? 4 आ गए, ठीक है। ओशियानिया में कितने आ गए? 4। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कथन का चयन करना है। द शेप ऑफ पैसिफिक ओशियन इज ट्राइंगल, द शेप ऑफ अटलांटिक ओशियन इज लाइक एस। प्रशांत महासागर का आकार त्रिकोण है और अटलांटिक महासागर का आकार एस की तरह है। कौन सा सही है? दोस्तों एक चीज़ और, आप देखिए ऐसे ही जो वीडियोस मैपिंग के थ्रू मिलती है, ऐसी ही मैपिंग की पूरी क्लासेस हिस्ट्री की बढ़िया आपको ऐसे ही पीपीटी फॉर्म में, मतलब एक्सक्लूसिव वीडियोस मिल जाएंगे जो यूट्यूब पे नहीं आते। पेड ग्रुप पे एक्सक्लूसिव वीडियोस दिए जाते हैं, प्लस वीडियोस के साथ आपको उसी का स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा, प्लस फिर टेस्ट आपको दे दिया जाएगा, प्लस आपको पेड क्विज करा दिया जाएगा। इतनी प्रैक्टिस आपको कोई नहीं कराई जाएगी कि आपकी सिलेक्शन की तैयारी एक ही जगह से हो जाए, ठीक है। तो आप हमारे इन नंबरों से जुड़ के दोस्तों अपनी 2025 की तैयारी, आरओ की तैयारी, यूपीपीएससी की मेंस, टेस्ट सीरीज सबको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा कथन सही है? प्रशांत महासागर का आकार त्रिकोण है और अटलांटिक महासागर का आकार एस की तरह है। अब ये देखिए पैसिफिक ओशियन है, ये शेप जो है इसका ये ट्राइंगुलर शेप की तरह है, और अटलांटिक ओशियन देखिए आपको एस शेप की तरह दिखेगा, ठीक है। कैसा शेप है? एस की तरह है। और इसी में देखिए सबसे बड़ा ओशियन भी यही है, पैसिफिक ओशियन। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है अटलांटिक ओशियन, तीसरे नंबर पर आता है इंडियन ओशियन, ठीक है। याद रखना ये 3 सबसे बड़े ओशियन, नहीं तो उसके बाद चौथे पे सदर्न ओशियन आ जाएगा, मतलब ये वाला ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन जिसको कहते हैं, और 5वें पे आर्कटिक ओशियन। ये समुद्र भी याद रखने हैं कि अगर आपसे पूछ ले पैसिफिक, अटलांटिक, अंटार्कटिक, इंडियन ओशियन, इसको क्रोनोलॉजी में लगाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप बता सको, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, ठीक है। पॉइंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पॉइंट पेड्रो इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? तो ये देखिए आपको पॉइंट पेड्रो दिख रहा होगा ना, ये है पॉइंट पेड्रो, ठीक है। ये पाक स्ट्रेट है यहाँ से इंडिया श्रीलंका के बीच में, तो यहीं पे है पॉइंट पेड्रो। आपको ये याद रखना है, जफाना में, ठीक है। कुछ मत याद रख लो, बस श्रीलंका याद रख लो। श्रीलंका में है पॉइंट पेड्रो, ठीक है। और श्रीलंका के इस कोने को बोलते हैं डोंड्रा हेड। क्या बोलते हैं? डोंड्रा हेड। तो ये है पॉइंट पेड्रो, जहाँ से श्रीलंका शुरू होता है, ये है डोंड्रा हेड, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? श्रीलंका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में आय आपदा की उत्पत्ति की दृष्टि से गलत युग्म का चयन करना है। सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑरिजिन ऑफ डिजास्टर इन द फॉलोइंग? सिनबंग ज्वालामुखी, सुमात्रा, इंडोनेशिया। सफरियर, कैरिबियाई द्वीप। नोरागोगो ज्वालामुखी, विरुगा राष्ट्रीय उद्यान, कोंगो गणराज्य। और सेमरू ज्वालामुखी, न्यूयॉर्क, ठीक है। वही सिनाबोंग वोल्केनो, सफारियर और नियारागोंगो वोल्केनो और सिमेरू वोल्केनो, कौन सा इसमें से गलत है ये बताना है आपको। तो इसमें से देखिए जो सुमेरू वोल्केनो है, सुमेरू ज्वालामुखी, ये न्यूयॉर्क में नहीं है, ये इंडोनेशिया में। अभी मैं चारों के आपको मैप दिखा देता हूँ ताकि आपको एक पिक्चर बन जाए, ठीक है। चलिए एक एक करके मैप देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको माउंट सुमेरू दिख रहा है ना, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, जकार्ता आइलैंड पे मिलेगा आपको, है ना, माउंट सुमेरू, ठीक है। माउंट सुमेरू कहाँ है? जकार्ता में है, इंडोनेशिया। अब अगला देखिए, ये माउंट सिनाबोंग दिख रहा है आपको ना, ये भी कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है, ये इंडोनेशिया ही है ना पूरा, तो ये इंडोनेशिया में। और ये जकार्ता, वही ये भी इंडोनेशिया है, जहाँ पे आपको माउंट कौन सा दिख रहा था? सुमेरू, ठीक है, याद रखना। और माउंट ये देखिए रिंजानी भी है, अगर आपसे ये पूछ ले, माउंट रिंजानी भी इंडोनेशिया का ही पार्ट है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको माउंट नियारा गोंगो दिख जाएगा, ये देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये माउंट नियारा गोंगो, ठीक है।
याद रखना। तो ये कहाँ पे है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, माउंट नियारागोंगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 286 कह रहा है कृत्रिम वर्षा के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। आर्टिफिशियल रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? कृत्रिम बारिश कराने के लिए केवल संवहनी बादलों को ही सृजित किया जा सकता है और क्लाउड सीडिंग प्रदूषण से लड़ने में मदद नहीं कर सकती है। ओनली कन्वेक्टिव क्लाउड्स कैन बी सीडेड टू क्रिएट आर्टिफिशियल रेन्स और क्लाउड सीडिंग कैन नॉट हेल्प इन फाइटिंग पोल्यूशन। कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए दूसरी तो बहुत गलत है। क्लाउड सीडिंग कराई जाती है पोल्यूशन को कम करने के लिए। देखा होगा दिल्ली में बहुत ज़्यादा अगर पोल्यूशन है तो क्लाउड सीडिंग के थ्रू बारिश कराई भी गई थी। पाकिस्तान में कराई गई, लाहौर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है जहाँ पे, तो ये तो गलत है। हाँ, कन्वेक्टिव क्लाउड्स का यूज़ करते हैं, संवहनी बादलों का जो नीचे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो आयोडाइड होता है, मतलब सिल्वर आयोडीन जो आयोडाइड यूज़ करा जाता है आर्टिफिशियल रेन के लिए, और कन्वेक्टिव क्लाउड्स में यूज़ करा जाता है, संवहनी बादलों को सर्जित किया जा सकता है, ठीक है। पहली सही है स्टेटमेंट। अगला कह रहा है मरुस्थल उन क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है और मरुस्थल बायोम की जलवायु ऊंचाई और अक्षांश द्वारा परिवर्तित होती है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड इन रीजन विथ लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल और द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट बायोम इज मॉडिफाइड बाय अल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? तो इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे कि डेजर्ट जो है वो बनते हैं किसकी वजह से? जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, और क्लाइमेट डेजर्ट बायोम इज मॉडिफाइड बाय अल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है भाई। हाइट जैसी होगी तो जैसे जैसे क्लाइमेट, एयर का प्रेशर, टेम्परेचर सब बदलता रहता है, तो वो भी यहाँ इम्पैक्ट डालती है। और लैटीट्यूड भी आपने देखा होगा, इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ऊपर ठंड पड़ती है रशिया वगैरह में, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर द्वारा किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वैगनर इन विच ईयर? 1901, 1912, 1918 या 1920 में? तो 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों को भूपटि में उनकी प्रचुरता के संबंध में घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू देयर अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, एल्युमिनियम या आयरन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम। देखिए अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगी, फिर सिलिकॉन मिलेगी, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, ठीक है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बहिर्जात भू आकृति प्रक्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस? डेपोजिशन, डायस्ट्रोफिज्म, वेदरिंग या इरोजन, मतलब निक्षेप, पटल विरूपण, अपक्षय या अपर्दन। तो देखिए ये एक्सोजेनिक का मतलब होता है जो अर्थ के अंदर चलता है, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक्सोजेनिक जो बाहर चलता है और एंडोजेनिक जो अंदर चलता है। एक होता है एंडोजेनिक, है ना, जो अर्थ के अंदर होता है, और एक्सोजेनिक जो बाहर होता है। अब जी इरोजन है, अर्थ के बाहर होगा ना, हवा से, पानी से। वेदरिंग भी बाहरी होती है, अर्थ क्रस्ट पे ही होती है भाई वेदरिंग। डिपोजिशन भी पानी के थ्रू अर्थ पे ही होता है। डाईएस्ट्रोफिज्म जो है ये फोल्ड और फोल्ड होते हैं जो अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है, फॉल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हो पहाड़ जो होते हैं हट के ब्लॉक बन जाते हैं, है ना। तो फोल्ड है, फॉल्ट है, ये सब डाईएस्ट्रोफिज्म कहलाता है। माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस जो होते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना आपको। तो ये एक्सोजेनिक नहीं है, एंडोजेनिक है। फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल था ये। 291 में सही कथन का चयन करना, कौन सा कथन सही है? एक आकाशगंगा तारों, तारकीय अवशेषों, अंतर तारकीय गैस, धूल और डार्क मैटर की गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई प्रणाली है। अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपर विशाल ब्लैक होल होते हैं। इंग्लिश में देखें तो अ गैलेक्सी इज अ ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार्स, स्टेलर रेमिनेंट्स, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज कंटेन सुपर मैसिव ब्लैक होल एट देयर सेंटर। तो दोनों ही बिल्कुल सही होते हैं। गैलेक्सी क्या होती है? बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनली बाउंड होती है। अब गैलेक्सी क्या हो, वहाँ पे इतने ज़्यादा स्टार्स और ये सब गैसेस, डार्क पार्टिकल, ये सब है, और हर गैलेक्सी में ब्लैक होल होता है उसके केंद्र में, ठीक है। 292 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हिमालयी नदियों द्वारा अपने पर्वतीय मार्ग में निर्मित नहीं की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट क्रिएटेड बाय हिमालयन रिवर इन देयर माउंटेनियस कोर्स? वी आकार की घाटियाँ नहीं बनाती है, जॉर्ज नहीं बनाती है, ऑक्सबो लेक नहीं बनाती है, वाटरफॉल नहीं बनाती। कौन सा इसमें गलत है? तो बहुत ही सिंपल था दोस्तों, हिमालयन रिवर जो है दे डज नॉट फॉर्म ऑक्सबो लेक्स, ठीक है। ये हिमालयी नदियों की विशेषता नहीं है ऑक्सबो लेक बनाना। अब देखिए ऑक्सबो लेक कब बनती है? जब नदी होती है एक, अब उसका घुमावदार रास्ता हो अगर,
और वो कट के अलग हो जाए, है ना, अभी मैं आप दिखा देता हूँ आपको, तब बनती है वो। अब इस टाइप का आपको देख रहा, अब नदी का रास्ता देखो ऐसे जब घुमावदार होता है और ये उससे कट जाती है बीच से, तो ये ऑक्सबो लेक बन जाती है और नदी ऐसे निकल जाती है। तो ये हिमालयन रिवर्स कोई भी ऑक्सबो लेक नहीं बनाती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से अनाच्छादन के चरण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेजेज ऑफ डेन्यूडेशन? तो देखिए, डेन्यूडेशन की पहले मैं डेफिनेशन आपको बता दें। तो डेन्यूडेशन क्या होता है? एक जोग्राफिकल प्रोसेस है पहली चीज़, ठीक है, जियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें जो मूविंग वाटर है, ठीक है, मूविंग वाटर है, मूविंग चलता हुआ पानी जो होता है, मूविंग वाटर है, मूविंग आइस है, मूविंग विंड है, वेव है ना, इरोड करती है अर्थ सरफेस को। इरोड मतलब उसका अपक्षयन करती रहती है ना, चाहे हवा हो, ठीक है। अब वाटर करेगा तो उसको क्या बोल देते हैं? हवा करती है तो उसको वेदरिंग बोल देते हैं, आइस करती है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन रिवर करती है, तो ये सब प्रोसेस को डेन्यूडेशन बोलते हैं। तो वेदरिंग है, तो वेदरिंग कैसे होती है? अब जैसे पत्थर है, पानी के थ्रू, ठीक है, हवा के थ्रू, गैसेस के थ्रू, धूप के थ्रू, वो धीरे धीरे कटता जाएगा तो उसको वेदरिंग बोल देते हैं। ऐसे ही इरोजन हवा के थ्रू होता रहता है। ट्रांसपोर्टेशन, जो मूविंग वाटर होता है एक जगह से पार्टिकल को दूसरी जगह ले जाता है, और डिपोजिशन, जब एक जगह से ले जाके दूसरी जगह डिपोज कर देता है। तो ये सभी प्रोसेस डेन्यूडेशन के हैं, ठीक है, ये सारे ही प्रोसेस किसके हैं? डेन्यूडेशन के हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? पिछोला लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरल, उत्तराखंड, राजस्थान या त्रिपुरा? तो ये देखिए, बहुत ही फेमस, आपने ब्लॉगिंग देखी होगी कई स्टार्स वगैरह को, यहाँ पे बहुत ही फेमस ये पिछोला लेक है। तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है, उदयपुर, राजस्थान। तो आंसर राजस्थान हो जाएगा। अगला है गलत युग्म का चयन करना है, कौन सा गलत है? पासेस के बारे में सवाल है ये। सेला पास अरुणाचल प्रदेश, इमिसला पास अरुणाचल प्रदेश, चांगला पास लद्दाख और ट्रेल पास उत्तराखंड। कौन सा गलत मैच कर रहा है? तो यहाँ पे कौन सा गलत है? देखिए, इमिसला पास ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। चांगला लद्दाख में, ठीक है। ट्रेल पास उत्तराखंड में, ये भी सही है। सेला पास अरुणाचल प्रदेश में है, पर इमिसला लद्दाख में है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। रेगुर मिट्टी के बारे में सही कथन चुनना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेगुर सॉइल। रेगुर मिट्टी सामान्यतः मृतिका, गहरी और अप्रवेश्य होती है। यह चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्युमिनियम में समृद्ध होती है। इट जनरली क्लेली, डीप, इम्परमिएबल। इट इज़ रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना। कौन सा सही है? तो देखिए, रेगुर सॉइल, जिसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, तो ये इम्परमिएबल होती है। मतलब पानी जो होता है, जैसे परमिएबल क्या होगा? पानी एक जगह से दूसरी जगह चले, जैसे स्पॉन्ज परमिएबल होता है, इम्परमिएबल है ना। डीप होती है, क्लेली होती है, इसमें सेल्फ क्रैक पड़ जाते हैं खुद से ही, इसीलिए इसको सेल्फ फ्लो सॉइल भी बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे क्रैक्स पड़ जाते हैं इसमें। इसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना ज़्यादा होता है, याद रखना, लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। बन्नी घास के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बन्नी ग्रासलैंड इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उड़ीसा, गुजरात, केरल या हिमाचल प्रदेश? तो ये जो दिख रहे हैं बन्नी ग्रासलैंड, सब आपको ये देखिए, ये बन्नी ग्रासलैंड है, ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है। कहाँ पे है? गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ में। चलिए अगला देखते हैं। माउंट नियारागोंगो डैश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट नियारागोंगो इज एन एक्टिव स्ट्रैटोवोल्केनो सिचुएटेड इन, ये अभी मैंने ऊपर बताया था ना, माउंट नियारागोंगो मैप भी दिखाया था आपको। ये प्लीज़ बताइए, देखते हैं कितना सजग हो कि आप पढ़ रहे हो, क्या इस साल अधिकारी बनना चाहते भी हो या नहीं, ये प्लीज़ इसका जवाब दीजिए बिना देखे, ईमानदारी से। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। कैनरी द्वीप का कुम्ब्रे वीज़ा ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? कुम्ब्रे वियाजा वॉल्केनो ऑफ कैनरी आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ओशन? तो पहले तो यही देखते हैं, कैनरी आइलैंड कौन से ओशन में है? पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक या इंडियन ओशन? ये दिख रहा है, ये देखिए, ये है कैनरी आइलैंड, ये, और ये कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन में। कहाँ है? अटलांटिक ओशन। ये मैप देख सकते हो, ये है कैनरी आइलैंड आपका, ठीक है। कौन सा? कैनरी आइलैंड, ठीक है। तो कुम्ब्रे वीज़ा वॉल्केनो, दो नाम आपको याद रखने, कुम्ब्रे वियाजा वॉल्केनो, कैनरी आइलैंड, अटलांटिक ओशियन। चलो भैया, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं आज का अपना। माउंट सुमेरु और माउंट मेरापी किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी हैं? तो माउंट सुमेरु अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, ठीक है, और माउंट मेरापी आर दी एक्टिव वॉल्केनो, ये दोनों अभी मैंने ऊपर मैप में आपको दिखाए थे। तो प्लीज़ इसका आंसर दीजिए, बहुत बड़ी महान दया होगी आपकी। माउंट सुमेरु, माउंट मेरापी, जापान, इंडोनेशिया, मैक्सिको या फिलीपींस? बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आशा करता हूँ आप सब ये आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा लेक्चर? बस 200 प्रश्न और बचे हैं, जहाँ मैप आएगा वहाँ पे पूरा फुल ऑन मैप के साथ देखेंगे ही देखेंगे, है ना। तो कंप्लीट आपकी इस ज्योग्राफी सीरीज़ में आप इन्जॉय करिए, आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। बाकी और भी लगातार इस चैनल पे इनिशिएटिव चलते रहते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करके आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं।